स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल वन पेज स्टडी में। और हमने ऋतु परिवर्तन तक पढ़ लिया था और हम पढ़ा दृष्टि जीके की बुक। और हम आगे शुरू करेंगे भूगोल में ही ग्रीष्म अयनांत समर सोलिस्टिस से। ये ग्रीष्म अयनांत क्या होता है? जब सूरज की किरणें 21 जून को कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती हैं। भाई हमने 3 रेखाएं पढ़ाई थी, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं पृथ्वी पर। पहली वाली 0 डिग्री विषुवत होती है, इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर कर्क होती है, विषुवत से 23.5 डिग्री नीचे यानी कि दक्षिण में मकर होती है। जब सूरज कर्क रेखा पर बिल्कुल सीधा चमकता है यानी कि लंबवत चमकता है, तो उस दिन 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में, भाई विषुवत रेखा से ऊपर वाला गोलार्ध कौन सा है? उत्तरी गोलार्ध है। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा 21 जून को। और बड़ा दिन होगा तो रात क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो इसको क्या कहते हैं? उत्तरी अयनांत या समर सोलिस्टिस। 21 जून को गर्मी ही पड़ती है तो समर सोलिस्टिस हो गया। अच्छा, आगे है शीत अयनांत विंटर सोलिस्टिस। अब सूरज जो है उत्तरी गोलार्ध से होता हुआ विषुवत रेखा के ऊपर से गुजरकर मकर रेखा की तरफ आता है, तब तक आ जाता है जाड़े के दिन। तो 22 दिसंबर को मकर रेखा पर आ जाता है सूरज, यानी कि मकर रेखा पर लंबवत सीधा चमकता है। तो उस दिन दक्षिणी गोलार्ध, भाई 0 डिग्री विषुवत रेखा के नीचे यानी दक्षिण की ओर दक्षिणी गोलार्ध आ गया। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है? ग्रीष्म ऋतु होगी। जब लंबवत चमकेगा तो वहाँ पर धूप ज़्यादा होगी तो टेम्परेचर ज़्यादा होगा, तो वहाँ पर गर्मी स्टार्ट हो जाएगी। तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी पड़ती है, जिससे कि वहाँ की दिन सबसे लंबा हो जाता है और वहाँ रात सबसे छोटी हो जाती है 22 दिसंबर को। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। और उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कि कभी कभी हमारे यहाँ जब भारत में जब गर्मियाँ जाड़े पड़ते हैं तो हम अखबारों में आता है कि ऑस्ट्रेलिया में वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो ऑस्ट्रेलिया हमारा पड़ता है दक्षिणी गोलार्ध में। तो 22 दिसंबर यानी कि जाड़े आ गए, तो यहाँ पर हमारे यहाँ जाड़ा पड़ता है, वहाँ पर गर्मी होती है काफ़ी। ठीक है, तो ये डेट याद रखनी है। अच्छा, ये कुछ पॉइंट्स हैं। समान ऊंचाइयों के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर रेखाएं कहलाती हैं। ठीक है, समान ऊंचाई से ऐसे ध्यान रखो कि कंटूर खेती होती है। कंटूर खेती कहाँ पर की जाती है? पहाड़ों पर। और पहाड़ कहाँ किस पर होते हैं? ऊंचाई पर। तो समान ऊंचाई के स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं कंटूर रेखाएं कहलाती हैं। अच्छा, नक्शे पर ढाल को दिखाने के लिए हैचर्ड लाइन खींची जाती हैं, हैचुर रेखाएं। ठीक है। अच्छा, मैग्नेटिक मेरिडियन एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय क्षेत्रों से गुजरती है। ठीक है, याद रखना ये। मानचित्र को बनाने की कला क्या कहलाती है? कार्टोग्राफी कहलाती है, सभी को पता है। अच्छा, मानचित्र यानी कि नक्शे पर क्षेत्रफल, हमें एरिया को नापना है तो कौन सा यंत्र, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करेंगे? प्लानीमीटर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं और इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ऐसा कोई नक्शा जो कोई मैप है जो किसी सब्जेक्ट, किसी विषय को दिखाता है, तो उसे क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप कहते हैं, इनकी विषयगत मानचित्र कहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और आ भी सकते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। विषुव इक्विनॉक्स क्या होता है? भाई सूरज कभी कर्क रेखा पर जा रहा है, कभी मकर रेखा पर जा रहा है, तो कभी अब ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा। तो विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री पर भी तो आएगा। तो 0 डिग्री पर क्या होगा? 0 डिग्री पर दिन और रात बराबर हो जाते हैं। ठीक है, तो 21 मार्च और 23 दिसंबर को बराबर हो जाते हैं दिन और रात। ठीक है, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं कि विषुवत रेखा पर जितने भी देश पड़ते हैं वहाँ दिन और रात बराबर होते हैं। जैसे कांगो गणराज्य हो गया, ठीक है, सोमालिया हो गया, इन सभी देशों पर आप देख सकते हैं 13 देशों से गुजरती है ना विषुवत रेखा, इक्वेटर।
तो वहाँ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ठीक है, यही इम्पोर्टेंट है इसमें। अच्छा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अब पहला है, ये एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है कि पृथ्वी की जो आयु है, आयु को हम कैसे निकालते हैं। आयु को रेडियोमेट्रिक काल के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, ये एक विधि है। पृथ्वी के आंतरिक भाग की जानकारी हमें कैसे मिलती है। भूकंपीय जो तरंगे जो उठती हैं नीचे से ज़मीन के अंदर से, या ज्वालामुखी जब फटता है, या उल्का पिंड जब पृथ्वी से टकराते हैं, तो उनके आधार पर हम पृथ्वी के अंदर क्या है, उसकी संरचना कैसी है, इसके बारे में हम इन तरंगों, भूकंपीय तरंगों, ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा, इन सब से हम पता करते हैं कि पृथ्वी की जो अंदर की संरचना है वो किस तरीके की है। ठीक है। अच्छा, भूकंपीय जो तरंगें जो उठती हैं उनका हमने अध्ययन किया, तो उसके आधार पर हमने पृथ्वी की संपूर्ण जो नीचे यानी कि पृथ्वी के अंदर क्या है उसको 3 भागों में हमने बांट दिया। एक भूपर्वटी है यानी कि क्रस्ट कहते हैं इसे, मेंटल दूसरी हो गई, और तीसरी क्या हो गई, क्रोड, यानी कि अंग्रेजी में कहते हैं कोर। ठीक है। अब पृथ्वी, अब इन तीनों चीज़ों को पढ़ लेते हैं हम थोड़ा थोड़ा, जो इम्पोर्टेंट है। क्रस्ट यानी कि भूपर्वटी, जिस पर हम चलते हैं, इसकी मोटाई लगभग, ये जो ज़मीन जिस पर चलते हैं ऊपर का वाला पार्ट, वो ऊपर का 33 किलोमीटर वाला पार्ट है। ठीक है, ये क्या बनी हुई है, किस चीज़ से बनी है, बेसाल्ट चट्टानों से बनी हुई है। बेसाल्ट चट्टानें बोलती हैं, जब ज्वालामुखी फटता है उसके अंदर से जो लावा निकलता है तो वो फैल जाता है पृथ्वी की सतह पर, तो उससे बेसाल्ट चट्टानें बनती हैं। ठीक है, ग्रेनाइट भी निकलता है, बेसाल्ट भी निकलता है, और नीस भी निकलता है। ठीक है, तो इन चीज़ों से जब पृथ्वी पर ये फैल जाती हैं तो भूपर्वटी का निर्माण होता है। और पृथ्वी का लगभग ज़्यादातर भाग इन्हीं चीज़ों से बना हुआ है, यानी कि बेसाल्ट और ग्रेनाइट से। ठीक है, और इसमें भूपर्वटी में आगे इम्पोर्टेंट देखिए 3 परतें हैं, भूपर्वटी, मेंटल, फिर सबसे नीचे अंदर की तरफ आ गई कोर। ठीक है, तो 3 के कितने जंक्शन हो गए, 3 को भाई 3 को डिवाइड करो तो 2 ही लाइनें तो बनेंगी, है कि नहीं। 3 को डिवाइड करोगे तो उनको 3 पार्ट को अलग अलग करने वाली 2 लाइनें बन गई, यानी कि भूपर्वटी से लेकर मेंटल तक, फिर मेंटल से लेकर क्रोड तक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है, जैसे भूपर्वटी की ऊपरी परत, भूपर्वटी की ऊपरी परत से सबसे निचली परत, जहाँ से जस्ट हमारी मेंटल शुरू होती है, या फिर ऐसा कह सकते हैं भूपर्वटी और मेंटल ये दोनों अलग अलग होती हैं मोह असंबद्धता से। ठीक है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि भूपर्वटी और मेंटल हमारी अलग होती हैं किससे, मोह असंबद्धता से, और मेंटल और कोर अलग होती हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता से। ये क्वेश्चन आते हैं अगर तगड़ा पेपर बना दिया तो ये आएगा, क्योंकि ये पीसीएस वगैरह में काफ़ी आता है। अब आजकल जैसे पेपर का लेवल बढ़ता ही जा रहा है तो ये क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि पीसीएस के क्वेश्चन ना आए। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि भूपर्वटी और मेंटल के बीच में जो पतली लाइन है जो भूपर्वटी और मेंटल को अलग करती है या जोड़ती है, उसको क्या कहते हैं, मोह असंबद्धता। और मेंटल और क्रोड को जो अलग करती है जो लाइन, उसको कहते हैं गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है। अच्छा, भूपर्वटी में आ जाओ, इस संगठन और विशेषता में। भूपर्वटी में जो हमारा ऊपर वाला जो परत है उसमें सिलिका और एल्युमिनियम ज़्यादा होता है, यानी कि Cl, सिलिका प्लस एल्युमिनियम, Cl नाम दे दिया है। अब भूपर्वटी हमारी 2 चीज़ों से बनी है, एक तो ज़मीन हो गई और एक ज़मीन नीचे है, यानी कि महासागर के नीचे भी ज़मीन है। ठीक है, ऊपर पानी भरा हुआ है मगर कहीं ना कहीं तो नीचे ज़मीन है ही है। तो वहाँ पर जो चीज़ मिलती है महासागर के नीचे गर्त में, जहाँ से ज़मीन शुरू होती है, बिल्कुल एकदम तह में चले जाओ,
तो वहाँ पर सीमा मिलता है हमें, यानी कि सिलिका प्लस मैग्नीशियम। तो भूपर्पटी यानी कि ज़मीन जिस पर हम चल रहे हैं उस पर तो मिलेगा Cl, और नीचे महासागर के गर्त में जब ज़मीन शुरू होती है वहाँ पर मिलता है सीमा। ये आपको याद रखना है। अच्छा, पृथ्वी की जितनी भी आयतन है या जितना उसका वॉल्यूम है या मास है, द्रव्यमान है, उसमें सबसे ज़्यादा पार्ट किसका है? सबसे ज़्यादा योगदान है मेंटल का। मेंटल इसमें 83% आयतन में है, 83% आयतन में है, और द्रव्यमान में 68% है। ये भी क्वेश्चन आता है कि सबसे ज़्यादा आयतन और द्रव्यमान किस पार्ट का है पृथ्वी की आंतरिक संरचना में? तो मेंटल का है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिख जाएगा कहीं ना कहीं। अच्छा, अब आ जाओ कोर में। कोर जैसे कोर क्या है? कोर में आग भरी हुई है बेसिकली हम अगर देखें तो। इनकी पृथ्वी के केंद्र पर एक गोला रखा हुआ है आग का, उसको हम कहते हैं कोर। बहुत गर्म, 5000 डिग्री सेल्सियस से भी ज़्यादा टेम्परेचर है उसका। ठीक है, ये बाहरी जो गोले का बाहरी जो आवरण है, परत है, वो तरल अवस्था में है। आंतरिक जो है अंदर उसके गोले के, वो ठोस है। और इसमें क्या मिलता है? निकल और लोहा मिलता है। इसके लिए इसको कह दिया नेफे। निकल और Fe से फेरस मतलब लोहा। ठीक है। अच्छा, पृथ्वी के अगर हम नीचे जाएं, मान लो अगर पृथ्वी के हम नीचे जाते हैं तो हर 32 मीटर जाने पर, प्रति 32 मीटर की गहराई अगर हम पार करते हैं, पृथ्वी के अंदर जाते हैं, तो हर 32 मीटर पार कराएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ऐसा क्यों होता है? कि पृथ्वी के अंदर रेडियो एक्टिव तत्व हैं, वो विघटित होते रहते हैं। ठीक है, इतना हमें गहराई में नहीं जाना है। अच्छा, अब आ जाओ लिथोस्फीयर पर। लिथोस्फीयर हमारा क्या होता है? भूपृष्ठ तथा मेंटल का ऊपरी ठोस पार्ट जो है, यानी कि भूपृष्ठ जिस पर हम चल रहे हैं, जो ज़मीन है हमारी, और नीचे क्या है? भूपृष्ठ के बाद मेंटल आती है। तो मेंटल का ऊपर वाला पार्ट, जो सिर्फ ऊपर वाला थोड़ा मुलायम होता है, जो कि अर्ध तरल अवस्था में है, जहाँ पर प्लेटें आपस में टकराती हैं या फिर दूर दूर जाती हैं, जैसा कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो ये भूपृष्ठ जो ज़मीन है हमारी 33 किलोमीटर तक, और मेंटल का जो सबसे ऊपरी पार्ट है, उसको मिलाकर हमने कह दिया लिथोस्फीयर। और लिथोस्फीयर के ऊपर क्या है? हमारा वायुमंडल है, यानी कि गैसें हैं जिसमें हम सांस ले रहे हैं। ठीक है, लिथोस्फीयर के ऊपर वायुमंडल है, और लिथोस्फीयर के नीचे क्या है? एस्थेनोस्फीयर है। अच्छा, एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? एस्थेनोस्फीयर लिथोस्फीयर तो होता है भूपर्पटी हमारी 33 किलोमीटर तक, और मेंटल का ऊपरी पार्ट, यहाँ तक तो हो गया लिथोस्फीयर। और एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? इसके नीचे का, इसके लिथोस्फीयर के नीचे का, यानी कि मेंटल की ऊपरी परत जो है वहाँ से लेकर और उसके नीचे तक जो है वो है एस्थेनोस्फीयर। एस्थेनोस्फीयर क्या होता है? मेंटल के ऊपरी परत जो है वो अर्ध तरल अवस्था में है, मैंने भी बताया। और ये गर्म भी है, ठीक है, तरल भी है। इसमें संवहनी धारा यानी कि कन्वेक्शन करंट बनती रहती हैं, जिससे कि प्लेटें इसके ऊपर चलती रहती हैं, जिससे कि प्लेटें कभी पास में आती हैं, कभी दूर जाती हैं। इसी की वजह से भूकंप आते हैं। पृथ्वी में हलचल पैदा होगी तो भूकंप आएगा ही आएगा। जब ये भूपर्पटी के नीचे जब कोई चीज़ चलेगी तो भूपर्पटी तो हिलेगी, यानी कि ज़मीन हिलेगी। ठीक है। अच्छा, चट्टानों के प्रकार में आ जाओ। सबसे पहली 3 प्रकार की चट्टानें होती हैं, हम सभी को पता है। एक आग्नेय चट्टानें, दूसरी कौन सी होती हैं? अवसादी चट्टानें, तीसरी रूपांतरित चट्टानें। अच्छा, आग्नेय जो चट्टानें हैं, आग्नेय चट्टानें हमारी सारी आग्नेय चट्टानें ज्वालामुखी के उद्गार से बनती है। जब ज्वालामुखी फूटता है तो उसमें से लावा निकलता है, लावा फैल जाता है ज़मीन पर। और लावा कैसा होता है? गर्म होता है, उसमें गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, जो लावा होता है इसको मैग्मा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन आता है कि लावा से, जो ज्वालामुखी से
तरल पदार्थ निकलता है, जो लावा निकलता है, उसको क्या कहते हैं? मैग्मा कहते हैं। ठीक है, तो जब वो मैग्मा ठंडा होने लगता है तो उसके बाद ठंडा होकर जो बहुत सॉलिड यानी कि ठोस चट्टानें बनती हैं, उनको हम कहते हैं आग्नेय चट्टानें। ठीक है, ये रवेदार होती हैं और इनमें परत नहीं होती है। और इनके प्रकार क्या हैं आग्नेय चट्टानों के? ग्रेनाइट, गैब्रो, बेसाल्ट। ये आपको याद रखना है, ग्रेनाइट, गैब्रो और बेसाल्ट। ऐसे क्वेश्चन दे देगा, ग्रेनाइट किस प्रकार की चट्टान है? तो आग्नेय प्रकार की है। गैब्रो, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? आग्नेय प्रकार की चट्टानें हैं। ठीक है, भूपर्पटी का 90% पार इन्हीं आग्नेय प्रकार की चट्टानों से बना हुआ है, जैसे मैंने भी कहा था। ठीक है, अब आ जाओ अवसादी चट्टानें। अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? अवसादी चट्टानें परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म पाया जाता है। जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म मतलब जीवों के, पौधों के सड़े गले अंश को ही जीवाश्म कहते हैं। ठीक है, पौधे जो मिट्टी में, ज़मीन में दब जाते हैं और बहुत सालों, करोड़ों सालों तक पड़े रहते हैं उसमें, और जो पशु जो होते हैं वो दब जाते हैं, वो ही पड़े रहते हैं, और वो ही फिर तेल वगैरह बन जाते हैं, तेल हो गए, ठीक है, खनिज हो गए, यही सब चीज़ें जीवाश्म ही बनते हैं। तो अवसादी चट्टानें कैसी होती हैं? परतदार होती हैं, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा, परतदार चट्टानें कौन सी होती हैं? तो अवसादी चट्टानें। ठीक है, जीवाश्म किस में पाया जाता है? अवसादी चट्टानों में। जीवाश्म आग्नेय प्रकार की चट्टानों में नहीं पाया जाता है। अच्छा, खनिज तेल जो है वो अवसादी चट्टानों में ही पाया जाता है, क्योंकि इसमें जीवाश्म होता है। जीवाश्म ही सैकड़ों सालों तक पड़े रहने के बाद ही ये गैसें बनती हैं, और गैसें तरल होकर लिक्विड में बदल जाती हैं, जो कि तेल होता है हमारा। ठीक है, अवसादी प्रकार के चट्टानों के उदाहरण कौन कौन से हैं? बलुआ पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, शेल, कोयला, ये सारी अवसादी प्रकार की चट्टानें हैं। अच्छा, रूपांतरित चट्टानें। रूपांतरित चट्टानें कौन कौन सी हैं? ये जो हमने ऊपर दो पढ़ी हैं, अवसादी और आग्नेय चट्टानें, ये जब कई सैकड़ों सालों तक पड़ी रहती हैं ज़मीन के अंदर, तो बहुत ज़्यादा ताप और दबाव के कारण इनमें क्या होता है, ये अपना रूप बदलने लगती हैं। अभी बहुत टाइम तक कोई चीज़ पड़ी रहेगी और उसमें ताप भी लग रहा है, दाब भी लग रहा है, तो वो अपनी संरचना, स्थिति, रंग, रूप बदल लेगा। ठीक है, तो उनमें परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाती हैं। तो वो जो चेंज होकर जो बनती हैं वो कौन सी होती हैं? रूपांतरित चट्टानें। ठीक है, अब ये आ जाओ आग्नेय चट्टानें। आग्नेय चट्टानों का उदाहरण कौन कौन से हैं? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, गैब्रो। जब ये बहुत टाइम तक पड़ी रहेंगी तो ताप या दाब के कारण ग्रेनाइट बदल जाएगा किस में? नीस में। बेसाल्ट बदल जाएगा एम्फीबोलाइट में, और गैब्रो बन जाएगा ग्रीन स्टोन में। अच्छा, अवसादी चट्टानें बलुआ पत्थर क्वार्ट्जाइट में बदल जाता है, चूना पत्थर संगमरमर में बदल जाता है, और कोयला बदल जाता है ग्रेफाइट में। ठीक है, रूपांतरित चट्टानें स्लेट बदल जाता है फाइलाइट में। ठीक है, आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट पढ़ा रहा हूँ, बाकी ये किताबों में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है। अच्छा, भूपटल पर परिवर्तनकारी बल। बल कौन कौन से लगते हैं? एक अंतर्जात बल है, एक बहिर्जात बल है। इनमें ज़्यादा कोई खास इम्पोर्टेंट नहीं है। अंतर्जात बल जो होते हैं वो पृथ्वी के अंदर भूगर्भिक हलचल के कारण जो पैदा होते हैं, ठीक है, वही अंतर्जात बल होते हैं। यानी कि अंतर्जात से ही समझ में आ रहा है कि अंदर, पृथ्वी के अंदर जो हलचल से जो पैदा होते हैं, जैसे ज्वालामुखी हो गया, भूकंप हो गया, ठीक है, भूस्खलन हो गया, ये जैसे। और बहिर्जात बल जो पृथ्वी के बाहर यानी कि ज़मीन के ऊपर जो पैदा होते हैं, उन्हें बहिर्जात बल कहते हैं। ठीक है, ये भ्रंश। अच्छा, भ्रंश क्या होता है ऐसे ही समझा देता हूँ थोड़ा सा। भ्रंश क्या होता है? भ्रंश मतलब एक नाली टाइप की बन जाती है। नाली, ये छोटी वाली नाली नहीं, बहुत बड़ी नाली, पहाड़ों के आकार की। ठीक है, चट्टानें ट्रांसफ़र होती रहती हैं एक दूसरे से दूसरे जगह, तो उनके कारण होता है ये, ज़्यादा कोई ख़ास नहीं है इसमें। अच्छा, ये अच्छा है, भ्रंश घाटी, रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली जैसे होती है, जैसे पहाड़ हैं, एक पहाड़ इधर है, एक पहाड़ इधर है, दोनों पहाड़ हैं अगल बगल में। अच्छा, उनके बीच का जो पार्ट है वो ही पहाड़ ही है, 3 पहाड़ समझ लो। उसमें अगर बीच का पहाड़ नीचे चला जाए ज़मीन के, मान लो होता भी है, नीचे चला जाए, तो 2 पहाड़ तो अपनी जगह, इधर अगल बगल वाले तो खड़े ही रहेंगे, दाहिने बाहिने लेफ़्ट राइट वाले, बीच वाला नीचे चला गया,
तो बीच वाला नीचे चला गया तो कैसा होगा, वो घाटी बन गई, यू आकार की घाटी बन गई या वी आकार की घाटी बन गई कि नहीं बन गई। बीच में गड्ढा हो गया, अब गड्ढा छोटा मोटा तो है नहीं, पहाड़ों के आकार का है, तो इन्हीं को कहते हैं रिफ्ट वैली। ठीक है, रिफ्ट वैली कहाँ कहाँ है, ये जैसे जर्मनी की राइन भ्रंश घाटी, संयुक्त राज्य अमेरिका की मृतक घाटी या डेथ वैली, भारत की नर्मदा तापी नदी, भारत में नर्मदा तापी नदी रिफ्ट वैली में ही बहती हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है आपको, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि भारत में रिफ्ट वैली में बहती हुई नदियों के नाम बताइए। ऑप्शन दे देगा नर्मदा, ताप्ती, न गोदावरी, गंगा। ठीक है, गोदावरी गंगा तो बहती नहीं रिफ्ट वैली में, नर्मदा ताप्ती बहती हैं। अच्छा, राइन भ्रंश घाटी कहाँ पर है, तो जर्मनी में है। डेथ वैली कैसी वैली है, रिफ्ट वैली है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। अच्छा, रैम्प घाटी कैसी होती है, रैम्प घाटी कैसी होती है कि दोनों ओर के भूखंड, उसका उल्टा है कि दोनों ओर के भूखंड ऊपर उठ गए। अगर लेफ्ट राइट में है वो ऊपर उठ गए, और ऊपर उठ जाएंगे तो बीच वाला पार्ट तो नीचे दब जाएगा ना, तो वो भी एक वैली प्रकार का हो गया, यानी कि घाटी प्रकार का हो गया। ऐसी घाटी का एग्जाम्पल कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी, ये आपको याद रखना है। रैम्प घाटी का उदाहरण कौन सा है, ब्रह्मपुत्र नदी घाटी। अच्छा, ब्लॉक माउंटेन्स कौन से होते हैं, ब्लॉक माउंटेन्स दो भ्रंशों के बीच का भाग यथावत रहता है तथा किनारे, अब इसमें क्या है, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है तीनों में। इसमें ब्लॉक माउंटेन्स में क्या है कि बीच का पार्ट नीचे नहीं जा रहा है, बीच का पार्ट वैसा ही है। ठीक है, और जो इधर उधर लेफ़्ट राइट में जो पहाड़ खड़े हैं वो तुम्हारे नीचे थोड़े हो जाते हैं। अब की बार लेफ़्ट राइट वाले नीचे हो रहे हैं पहाड़, बीच का पार्ट वैसा ही है। ठीक है, तो वो भी एक घाटी प्रकार का हो जाएगा, उसको ब्लॉक माउंटेन कहेंगे। और ब्लॉक माउंटेन, और ये कहाँ है, जर्मनी में है ब्लैक फॉरेस्ट, और भारत में सतपुड़ा पर्वत ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है। सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, भारत में ब्लॉक माउंटेन का कौन सा उदाहरण है, भारत का सतपुड़ा पर्वत ब्लॉक माउंटेन है। या ब्लैक फॉरेस्ट पूछ लेगा कहाँ पर है, जर्मनी में है। ठीक है, हॉस्ट माउंटेन को ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, या वलन भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे भूकंप के बारे में। इस पेज में थोड़ा ही सा है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो अगले वीडियो में पढ़ाएंगे हम भूकंप। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और पूरी किताब पढ़ाऊँगा आपको, और पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, जिससे कि मैं आगे भी वीडियो लाता रहूँ, मेरा भी हिम्मत बढ़े थोड़ी। ठीक है, ठीक है दोस्तों, नमस्कार।